हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल फ्यू सर्च में। और आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी ने पहली वाली हमारी वीडियो पर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, उसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। आज फिर हमारे साथ डॉक्टर श्लोक अग्रवाल हैं और आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, डिप्रेशन। आमतौर पर भारत में सबसे ज़्यादा और अन्य देशों में भी सबसे ज़्यादा शिकार आज के समय में जो आज का नया आधुनिक यूथ है वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। तो हम बात करेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो डिप्रेशन रहेगा। ये किस प्रकार की बीमारी है, एक मेंटल हेल्थ पर हम आज चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ कि सभी हमारे सेशन को पूरा देखेंगे और अपना फीडबैक देंगे कि किस तरह का लगा, कैसे। आइए तो शुरू करते हैं, मिलते हैं श्लोक अग्रवाल से। नाइस टू मीट यू। नमस्कार सर। जैसा कि मोहित सर ने परिचय दे ही दिया है मेरा, बाकी मुझे नहीं लगता कि और किसी को परिचय की आवश्यकता है। फिर भी आई एम माई सेल्फ श्लोक अग्रवाल फ्रॉम धामपुर। जैसा कि अभी मोहित गुरुजी ने बताया कि डिप्रेशन एक विषय है जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, डिप्रेशन से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य क्या है, व्हाट इज द हेल्थ। और स्वास्थ्य के भी कई सारे पहलू होते हैं मेरे दोस्तों, जैसे इसमें एक मानसिक स्वास्थ्य भी आता है। स्वास्थ्य को अगर हम पूरी तरीके से परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा बिल्कुल साफ है। यदि कोई व्यक्ति अपने हर स्तर पर, चाहे वो सामाजिक स्तर हो, चाहे वो शारीरिक स्तर हो, चाहे वो आपका मानसिक स्तर हो, सभी रूप से सुचारू रूप से कार्य करे, उसके सारे अंग जितने भी उसके बॉडी के अंदर सिस्टम चल रहे हैं और उसका सामाजिक जो दायरा है वो सभी से ठीक भली प्रकार से कार्य कर रहे हो, तो वो व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। यदि अगर मैं उदाहरण के लिए आप लोगों से कहूं कि एक व्यक्ति जो आपका शारीरिक रूप से स्वस्थ है और मानसिक रूप से अगर उसके अंदर कोई चिंता है, कोई डर है, या फिर वो उदासी से पीड़ित है, यानी डिप्रेशन से पीड़ित है, तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और ये मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है और आजकल हमारे देश में बहुत सारे युवा इसका शिकार हो रहे हैं। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो मानसिक स्वास्थ्य में सीधे सीधे हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी वह व्यक्ति जो मानसिक रूप से उसे कोई चिंता ना हो, उसे उदासी ना हो, वो बिल्कुल खुश हो, ठीक हो और अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर रहा हो, तो उस व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ माना जाता है। मेरे दोस्तों, जैसा कि अभी सर ने आपसे कहा कि हम डिप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मानसिक बीमारियां कई प्रकार की होती हैं। इनमें कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जिनमें व्यक्ति अपनी जान तक ले लेता है और समाज से बिल्कुल अलग हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य को पागलपन के नाम से जाना जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सभी के केस में ऐसा नहीं होता है। मानसिक स्वास्थ्य में व्यक्ति को बहुत सारी संभावनाओं से पीड़ित होना पड़ता है। जैसे व्यक्ति के अंदर डर हो सकता है, उदासी हो सकती है, इसमें और सारी बीमारियां भी शुरुआती संकेत दे सकती हैं। कुछ बीमारियों के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले डिप्रेशन, जो कि इंडिया की कॉमन समस्या है। अगर मैं WHO की रिपोर्ट बताऊं मेरे दोस्तों, तो लगभग इंडिया की अगर हम बात करें, पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो 280 मिलियन, जो पूरे विश्व भर का आंकड़ा है, 280 मिलियन जो व्यक्ति हैं वो इससे पीड़ित हैं। इंडिया में 193 मिलियन पीपल इससे पीड़ित है, जिनमें आपके 5% युवक यानी वयस्क और 6% यानी ओल्ड एज और आपका 7% जो एडोलसेंस के युवा हैं वो पीड़ित होते हैं मेरे दोस्तों। तो ये बहुत ही बड़ा आंकड़ा है जो WHO को अकॉर्डिंग है। तो मुझे लगता है कि इस विषय पर चर्चा आवश्यक रूप से होनी चाहिए। बहुत अच्छे विचार रखे, उससे काफी ठीक मायने में आपने बहुत अच्छा समझाया। अब हम बात करेंगे, जैसे हमारा अगला प्रश्न है श्लोक अग्रवाल जी, मानसिक स्वास्थ्य, जो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हमारी जो बीमारियां हैं, इनका इलाज हमारे भारत देश में क्यों नहीं हो पाता, या होता है तो किस प्रकार से होता है?
हमें डॉक्टर की सलाह किस प्रकार से लेनी चाहिए, कौन कौन से लक्षण हैं जिनको देखने पर हमें लगे कि हमें अब अपनी इस प्रकार के स्वास्थ्य की जांच डॉक्टर को करानी चाहिए, हमें सलाह लेनी चाहिए किसी डॉक्टर से। यस, अपने मोहित जी, तो मैं सर आपकी बात का उत्तर देना चाहूंगा कि हमारे समाज में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी बीमारी हैं, चाहे वो आपका डिप्रेशन हो गया, चाहे वो आपका बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, चाहे वो आपका स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, दरअसल ये जो बीमारियां हैं इन सबका इलाज पूरी तरह से संभव है, लेकिन हमारे समाज में लोगों के प्रति जागरूकता नहीं है। वे लोग ये समझते हैं कि इस पर ऊपरी कोई साया हो गया है, ऊपरी कोई भूत प्रेत आ गया है, या किसी ने कुछ करा दिया है। ये सारी भ्रांतियां हमारे समाज में व्याप्त है, और सर ये बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण मरीजों को ठीक प्रकार से इलाज नहीं मिल पाता और वे अपनी जान खो बैठती है। अब ये जरूरी है कि समय समय पर उन्हें जागृत करा जाए, उन्हें बताया जाए कि ये बीमारी के जो लक्षण हैं ये शुरुआती इनिशियल स्टेज में दिखाई दे जा सकते हैं। जैसे हम डिप्रेशन की बात कर लें सर, तो डिप्रेशन में 9 लक्षण होते हैं, जिनमें 5 लक्षण आपके बहुत मेन होती हैं, जो कम से कम 2 हफ्ते तक रहने चाहिए। इन लक्षणों का मैं आपको बता देता हूं। इन लक्षणों में क्या होता है, सबसे पहला लक्षण होता है हमारी साइंस की भाषा में, जो मेडिकल साइंस है उसमें हम बोलते हैं एनीडोनिया। एनीडोनिया का मतलब होता है इंटरेस्ट ना रहना। जो कोई व्यक्ति आपका मानसिक डिप्रेशन से पीड़ित रहेगा वो एनीडोनिया का शिकार हो जाएगा, यानी उसका उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो, कि जैसे किसी बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद था पहले, उसे अब क्रिकेट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। किसी बच्चे को नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखना अच्छा लगता था, तो वो अब बिल्कुल सीरीज नहीं देख रहा है। इसके अलावा किसी अंकल जी को न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद था, न्यूज़पेपर के बगैर उनका दिन ही शुरू नहीं होता था, उन्होंने न्यूज़पेपर देखना बंद कर दिया। तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा कारण है गिल्ट। इस बीमारी में सर गिल्ट बहुत ज्यादा होता है, यानी आत्मगिलानी। आत्मगिलानी का मतलब बिल्कुल साफ है, व्यक्ति को ऐसा लगेगा जिसे डिप्रेशन होगा, चूंकि डिप्रेशन सर एक मूड डिसऑर्डर है। मूड डिसऑर्डर का मतलब मानसिक मनोवृत्ति में चेंज होना। तो मूड डिसऑर्डर में उसका व्यक्ति का जो मूड रहेगा वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो टाइम टू टाइम बदलता रहेगा। हमारी जिंदगी में देखते हैं, नॉर्मल इंसान की जिंदगी में कभी कभी उदासी आती है, लेकिन एक समय बाद वो उदासी चली जाती है। लेकिन डिप्रेशन के केस में ऐसा नहीं है सर। डिप्रेशन के केस में क्या होगा, व्यक्ति का मन हमेशा ही उदास रहेगा, चाहे होली हो, दिवाली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, किसी भी त्योहार पर उसका मन हमेशा खुश नहीं रहेगा। वो गिल्ट फील करता रहेगा कि सब मेरी वजह से परेशान है, मैंने सबको परेशान कर रखा है, और ये आत्मग्लानि उसके मन में रहेगी। इसके अलावा वर्थलेसनेस, यानी मेरी क्या औकात है, मैं समाज में बोझ हूं, मुझे मर जाना चाहिए, ऐसे ख्याल उसके मन में आने लगते हैं, जिन्हें हम निगेटिव थॉट्स बोलते हैं। और ये व्यक्ति का सर वास्तव में ही उसके साथ ऐसा हो रहा होता है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा होता है। उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, उसके थॉट्स में, विचारों में बहुत सा बदलाव आ जाता है। यदि मेरे दोस्तों, मेरे व्यूवर्स, आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसी बातें करता है, मरने जैसी बात करता है, सुसाइडल थॉट कर सकता है, तो उसे मानसिक रोग विशेषज्ञ यानी किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से हेल्प दिलाएं, उसकी मदद करें। वो इंसान जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि उसका तुरंत जल्दी से जल्दी निदान करना चाहिए। बहुत अच्छे से आपने बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वास्तव में हमें ऐसा होना भी चाहिए, अगर तो किसी को इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, वो बहुत ज्यादा नर्वस है, तो हमें उसको सलाह देनी चाहिए, उसकी मजाक भी नहीं उड़ानी चाहिए, और उसको सलाह देनी चाहिए कि ये कोई इतना वो नहीं है, मतलब सामने वाले को बहुत हम ज्यादा कन्वेंस करें, उसे समझाएं और उसको हैप्पी रहने के लिए क्या दें, उसको एडवाइस दें। बहुत अच्छा। और अगला प्रश्न आपके लिए है सर, अवसाद क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं? जो आज के समय में जो भारत का युवा है, ओल्ड एज के लोग हैं, नॉन मिडिल एज के लोग हैं, तो उनमें अवसाद जैसे मतलब बहुत ज्यादा ग्रसित हो जाते हैं लोग अवसादों से, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा चर्चा करेंगे? आपने मुझसे पूछा कि अवसाद के क्या लक्षण है, हालांकि मैंने अभी बताए कुछ लक्षण मैं और आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सर इसके लक्षण जो हैं वो बहुत ही कॉमन है, और कभी कभी ये लक्षण दिखाई भी नहीं देते। इसमें क्या होता है सर, आपके अंदर पेन की फीलिंग होने लगती है। अगर मैं मेंटल लेवल पे चला जाऊं, साइकोलॉजिकल लेवल पे चला जाऊं,
तो मैं कह सकता हूं कि हमारा ब्रेन कुछ केमिकल प्रोड्यूस करता है सर, जिनका नाम है सेरोटोनिन, डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये ब्रेन के कुछ केमिकल्स होते हैं। जैसा कि आप सभी व्यूअर्स जानते हैं कि हमारा ब्रेन मिलियंस ऑफ न्यूरॉन से बना होता है। ये न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका तंत्र, अगर हम जनरल भाषा में कहें तो ये तंत्रिका तंत्र एक दूसरे को सर्किट के माध्यम से या न्यूरोकेमिकल्स के माध्यम से संदेश पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये केमिकल्स का हमारा नेचर ही हमारे मूड को रेगुलेट करता है। खुशी में, गम में ये केमिकल्स ही हमारी सहायता करते हैं। अब ये केमिकल्स अनबैलेंस हो जाते हैं, उसकी कई सारी कंडीशंस हैं। जैसे किसी की जॉब चलेगी सर, किसी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, किसी का यूपीएससी इंटरव्यू में कोई फेल हो गया, या और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे किसी का कोई प्रियजन जिसकी अचानक से ही डेथ हो गई हो। अब बच्चों में सर ये बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि मैं देखता हूं कि आजकल के जो युवा हैं, आजकल के जो हमारे किशोर हैं, किशोर अवस्था में हमारी जो फेज होती है एडोलसेंस की, उसमें शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स के अंदर बदलाव आता है। जैसे ये हार्मोन्स के अंदर बदलाव आता है तो इनमें असंतुलन भी कभी कभी पैदा हो जाता है। वो पढ़ाई से रिलेटिव भी हो सकता है या मेंटल स्ट्रेस से भी रिलेटिव हो सकता है। तो ये बहुत सारे कारण हैं सर, जो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के शरीर को प्रभावित करते हैं। और इसके साथ साथ मैं सर ये भी कहूंगा कि ऐसा व्यक्ति रोने लगता है कभी कभी। तो कुछ बच्चे छुपा छुपा कर रोते हैं माँ बाप से, उन्हें समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या हुआ है। और कभी कभी उन्हें माँ बाप ये डांट कर भगा देते हैं कि ये तो इनका शुरू से ही ड्रामा है, ये बच रहे हैं, ये कामचोर हो गए हैं। ऐसा बच्चा सो भी नहीं पाता सर। रात में अगर सोता है तो बार बार उठता रहता है। घर वाले परेशान होते हैं, वो कहते हैं एक तो पहले से ही इसका मन खराब है, ऊपर से हमें भी परेशान कर रखा है, ड्रामा कर रहा है अननेसेसरी। लेकिन वो इंसान जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा, उसके साथ ऐसा हो जाता है। सेरोटोनिन एक केमिकल है जिसकी वजह से हमें खुशी फील होती है, अच्छा फील होता है, गुड हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। एक केस और है इसमें अवसाद में, जो बैड केमिकल्स है हमारे, यानी स्ट्रेस केमिकल्स है सर, वो उनका जो स्त्रावण है यानी उनका जो सिक्रीशन है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। जैसे मैं एक केमिकल का नाम बताऊं, मैं हमारे व्यूवर्स भी उसे अच्छी तरह से जानते होंगे। ये एड्रेनलिन हार्मोन है, जो एड्रिनल ग्लैंड से यानी आपका सिक्रीट होता है। और ये हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन है, जिसमें कॉर्टिसोल भी एक हार्मोन है। ठीक है, तो ये भी आपका बहुत बड़ा ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। कॉर्टिसोल हार्मोन एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन है, जो स्ट्रेस को जन्म देता है। और कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस बढ़ते 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 निगेटिव पैटर्न्स के रूप में डिप्रेशन का रूप कब ले लेती है हमें पता ही नहीं चलता, और हमारा जो यूथ है वो इससे पीड़ित हो जाता है। बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए सर, इसका क्या उपचार है? यह कितने लोग इससे पीड़ित हो सकते हैं? किस एज के लोग अधिकतम इससे पीड़ित होते हैं, या उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताएंगे? बिल्कुल मोहित सर जी, जैसा आपने पूछा कि अवसाद का उपचार क्या है, सबसे पहला तो उपचार सेल्फ थेरेपी है सर जी। वैसे तो उपचार कई सारे हैं सर, और मैं अगर मेडिकेशन के लेवल पे बात करना चाहूँ तो वो भी उपचार हमारे समाज में पूरी तरीके से उपलब्ध है। आजकल हमारे समाज में, आधुनिक इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं। जैसे मैं कुछ साइकेट्रिस्ट के नाम बताना चाहूंगा आपको, और कुछ सेलिब्रिटीज के नाम भी बताना चाहूंगा सर आपको, जो इस अवसाद के शिकार से बाहर निकल आ रहे हैं। जैसे कुछ सेलिब्रिटीज में अभी योयो हनी सिंह, मशहूर रैपर, जो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हुए थे सर, उन पर 7 साइकियाट्रिस्ट लगे थे। उसके बाद उन्होंने दिल्ली के एक फेमस साइकियाट्रिस्ट को दिखाया तो उन्हें काफी आराम हुआ। ऐसा नहीं है कि मानसिक बीमारी का इलाज संभव नहीं है, परंतु जागरूकता होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर राजीव शर्मा है, जो दिल्ली में है, जनकपुरी में उनका क्लिनिक है, काफी अच्छे साइकियाट्रिस्ट माने जाते हैं। दुनिया के मशहूर आपके जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं, भारत के मशहूर जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं। ये आपके प्रवीण त्रिपाठी हैं, वो भी काफी अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं। तो जब अच्छे साइकियाट्रिस्ट और अच्छे साइकोलॉजिस्ट हमारे यहाँ उपलब्ध हैं तो हम इनके पास क्यों नहीं जाना चाहते? सिर्फ और सिर्फ हमारे मन का भ्रम है। तो व्यूवर्स, मैं सिर्फ इतना ये संदेश आपको देना चाहूंगा कि जब आपको कोई बीमारी है, जैसे सर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जब किसी का पैर टूट जाता है तो हम कैसे इलाज करते हैं उसे? किसी भी ऑर्थोपेडिशियन जो होता है
या ऑर्थोलॉजी जो होता है वो आपको उसके पास ले जाया जाता है, या अगर किसी की किडनी में समस्या हो जाती है तो उसे नेफ्रोलॉजिस्ट के पास ले जाती है। किसी को हार्ट की बीमारी है सर तो उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जा सकते हैं। तो जिसको मन की बीमारी है, किसी का मन उदास है, तो हम उसे बीमारी क्यों नहीं समझते। जैसे इंसान को बुखार होता है वैसे इंसान डिप्रेशन भी किसी को भी हो सकता है। और कुछ लोगों के मन में ये भी भ्रांतियां हैं इंडिया में कि डिप्रेशन तो केवल गरीबों की बीमारी है, अमीरों को नहीं होती या गरीबों को नहीं होती, ये अमीरों को बीमारी है गरीबों को नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। जैसे सूरज की धूप किसी में फर्क नहीं करती, उस तरह ये बीमारी भी किसी में फर्क नहीं करती। कुछ सेलिब्रिटीज जैसे मैंने अभी यो हनी सिंह को बताया, उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था, कुछ आत्महत्या भी कर चुके हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत भी इस बीमारी से पीड़ित थे, उन्होंने भी आत्महत्या जैसा कदम उठाया, तो बहुत ही हमारे लिए शर्मनाक है। और इसके अलावा सोनाली बिंद्रे हो गई, दीपिका पादुकोण हो गई, और आपकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी मशहूर सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें डिप्रेशन हुआ है। कुछ लोग इससे उभर कर आ गए हैं और कुछ लोग इसकी दलदल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपनी बीमारी के बारे में जागरूकता नहीं है। सर अब इसके उपचार की अगर बात करते हैं तो इसका उपचार हम एक तो मेडिकल लेवल पे कर सकते हैं। मेडिकल लेवल पर सर हम कुछ मूड स्टेबलाइजर देते हैं डॉक्टर्स, और कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स सर दो कैटेगरी की होती हैं, जिनमें कुछ केसेस में जिन लोगों को ज्यादा घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, बहुत ज्यादा चिंता होती है, जिन्हें डर लगता है, उन्हें हम बेंजोडाइजिपिन्स कैटेगरी के ड्रग देते हैं। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट, ये दवा नींद लाने का काम करती है, क्योंकि जब इंसान पूरी अच्छी तरह से प्रॉपर नींद लेगा तो उसका मन सही रहेगा। और साइंटिफिक रिसर्च भी ऐसा मानती है कि अच्छी नींद 6 से 8 घंटे की नींद जो अगर प्रॉपर रूप से मिले व्यक्ति को, तो उसका सेरोटोनिन का जो लेवल है, उसके न्यूरोकेमिकल का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, और वो व्यक्ति का जो मन है वो पहले से कई गुना बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा कुछ मूड स्टेबलाइजर्स हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो इन केमिकल्स पर काम करती है, इन्हें बढ़ाने का काम करती हैं। इसके साथ साथ आपका एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, जैसे कि आपका एरोबिक एक्सरसाइज है, प्राणायाम हम कर सकते हैं, हमारी योगा तकनीक से रिलैक्सेशन थेरेपी ले सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम रोज उठे तो थैंकफुल करें गॉड को हर बात में, अपना सोशल दायरा बढ़ाएं, दोस्तों से मिले, उनसे बात करें। और सर इसमें एक बात और भी है कि इसमें आपका हर बात 15 से 20 मिनट की लाइट, हर सुबह के समय जब आपका 15 से 20 मिनट की आप सनलाइट में बैठते हैं, तो सनलाइट के इन्फ्लुएंस में हमारे शरीर में विटामिन डी का उत्पादन होता है, जैसा हमारा मॉडर्न साइंस कहती है। विटामिन डी का उत्पादन होने से जो हमारा एक अमीनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन, वो सेरोटोनिन नाम का केमिकल बनाने लगता है अच्छी मात्रा में, जिससे हमारे मूड में कई गुना सुधार आने लगता है और व्यक्ति धीरे धीरे अवसाद से दूर होने लगता है। अच्छे से आपने श्लोक सर समझाया इस बात को। और नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है, अवसाद से बचने के लिए क्या क्या उपाय, जैसे कुछ उपायों की हम बात कर चुके हैं, ये खासकर युवाओं में बढ़ता है जिस तरह से, मतलब, या बच्चों में, तो इसके बीच में आप हमें क्या बताएंगे, अंतर बताएंगे, ठीक है। या जो बच्चे हैं वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, कई बार जो यूथ है भारत का या और भी देश का आप कह सकते हैं विश्व में, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, कई बार क्या कर देता है वो सुसाइड कमिट कर देता है वो कई बार। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा। बिल्कुल सर, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मेरे से। अवसाद से बचने के उपाय वैसे तो मैं बता चुका हूं, लेकिन और खासकर आपने युवाओं के लिए पूछा है तो इस पर मैं और अच्छी तरीके से 8 या 9 उपाय बताना चाहूंगा। सर का बहुत ही अच्छा प्रश्न है जिसका जवाब मैं दूंगा। इसके अलावा सर बच्चों का केस ऐसा है कि जो बच्चे खासकर युवा हैं, हमारे जो बच्चे हमारे एडोलसेंस है, किशोरावस्था के जो बच्चे हैं जो कोटा में पढ़ रहे हैं और जो नीट की या आपकी इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, कहीं ना कहीं वो पीयर प्रेशर से गुजरते हैं, मेंटल पीयर प्रेशर से गुजरते हैं। क्योंकि आपको पता ही होगा सर कि हमारे देश में जो मेडिकल और आपकी इंजीनियरिंग की जो सीट्स हैं वो बहुत लिमिटेड है, और इनमें पढ़ने वाले जो बच्चे हैं या दाखिला लेने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जबकि कुछ ही बच्चों का एंट्रेंस ये
क्रैक हो पाता है, यानी कुछ ही बच्चे इसमें सफल हो पाते हैं। शेष जो बच्चे होते हैं वे मेंटल डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उसकी वजह सिर्फ 2-3 है सर। सबसे पहली बात तो है घर वालों की एक्सपेक्टेशंस। सर घर वालों की एक्सपेक्टेशंस आजकल इतनी खराब हो गई है कि वो अपने बच्चों को जबरदस्ती प्रताड़ित करते हैं, उन्हें पीयर प्रेशर डालते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च हो रहा है, तुम्हारे कुछ करते नहीं हो, तुम ये नहीं करते हो, तुम सही से पढ़ नहीं रहे हो, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो। एक तो वो बच्चा वैसे परेशान है, ऊपर से आपके वो जो मैसेज आप दे रहे हैं उसे, वो गलत दे रहे हैं। आप उसे प्रोत्साहित ना करके डिमोटिव कर रहे हैं, तो इससे बच्चा मेंटल पीयर प्रेशर से होकर गुजरता है। ऐसे दौर में बच्चा चीजों से बचने लगता है, पढ़ाई से बचने लगता है। कभी कभी ऐसे बच्चे सर नशे की ओर चले जाते हैं और वे अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। कुछ बच्चे नशे की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। और आजकल जैसे कि मैं देखता भी हूँ कि हमारी पढ़ाई के सर्किल में कुछ बच्चे स्केप फ्रॉम द रियलिटी से गुजर रहे हैं, यानी सच्चाई से भाग रहे हैं वे बच्चे। उन्हें अच्छी काउंसलिंग ना मिल पाना इसका सबसे बड़ा बढ़ावा है। इससे बेहतर मैं माता पिताओं से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को इस एक्सपेक्टेशन से बचाएं। उन्हें कहें बच्चों आप जैसा भी कर रहे हैं वैसा ही सही रहेगा। अगर उनका एडमिशन नीट में नहीं होगा, अगर वे डॉक्टर के एग्जाम में पास नहीं हो पाएंगे, तो उसका मतलब ये नहीं कि उनकी लाइफ सफल नहीं होगी। उनकी लाइफ कहीं ना कहीं बेहतर करियर की ओर रुझान कर लेगी। बस फर्क सिर्फ इतना है कि आप उन्हें समय समय पर काउंसिल करें, उन्हें डराएं नहीं, उन्हें धमकाएं नहीं, उन्हें कहें कि ये सिर्फ एक एग्जाम है। एक एग्जाम सिर्फ हमारे पूरे जीवन को तय नहीं कर सकता। तो प्रिय माँ बापों, मैं भी आप लोगों से ये विनम्र अनुमोदन करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों पर मेंटली प्रेशर न डालें। तो ये सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा आपको बच्चों को ये सलाह देनी चाहिए कि वो आइडल स्लीप ले, यानी 8 से 10:30 के बीच में सो जाए। विज्ञान भी ऐसा मानता है कि आप जितनी ज्यादा रेस्टफुल स्लीप लेते हैं उतना ज्यादा आपका माइंड अच्छे से फ्रेश रहता है और आपको रिवीजन अच्छे से हो सकता है। इसके अलावा इससे और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे वेट लॉस का फायदा हो जाता है। इसके अलावा आपका सेल्फ मजाज थेरेपी है, हेल्प है, आप दूसरों से मदद मांगे, अपना सोशल दायरा बढ़ाएं। कुछ बच्चे जो आपका अपना सोशल दायरा नहीं बढ़ा पाते हैं, 1 घंटे या कई कई घंटे तो कमरे में ही पड़े रहते हैं और पढ़ाई में ही लगे रहते हैं, बिल्कुल अपने सामाजिक दायरे से अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार का गलत पैटर्न है। कुछ समय के लिए अपने सोशल दायरे को बढ़ाएं, अपने फ्रेंड से बात करें और अपने आप को अपनी हेल्थ पर पूरी अच्छी तरह से ध्यान दें। प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, यानी पानी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वो पिएं। पानी ज्यादा पीने से बॉडी एनर्जाइज रहती है, दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करता है। इसके अलावा माँ बापों के लिए तो ये जरूरी है कि वो उनकी काउंसलिंग करते रहें। माँ बाप काउंसलिंग से भी करा सकते हैं। यदि आप चाहें तो अपने किसी पास में साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं इस चीज के काउंसलिंग करने के, एक होता है नॉर्मल इंसान का सलाह देना, एक होता है पढ़े लिखे व्यक्ति जो MS साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक अच्छी सलाह आपको दे सकते हैं और आपकी जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। अपनी हॉबीज के अंदर बढ़े बच्चे, हॉबीज कर सकते हैं अपनी, जो भी आपका प्रिय खेल है, चाहे वो स्पोर्ट्स में बैडमिंटन हो या क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो, उसमें भी आप अपने आप को बढ़ा सकते हैं तो बच्चों। इसके अलावा आप अपना जॉगिंग और वॉकिंग शुरू करें। कुछ बच्चे रनिंग पसंद करते हैं तो रनिंग के साथ भी जा सकते हैं। जितना जॉगिंग करेंगे या जितना आप वॉकिंग करेंगे, ऐसा भी माना जाता है 400 से 500 कदम रोज के चलना बहुत बेहतर माना जाता है। विज्ञान भी इसके समर्थन में है। आप जॉगिंग करते हैं तो आपके न्यूरोकेमिकल्स और बूस्ट होती है, आपके अंदर इन केमिकलों में बेहतर सुधार होता है और जिससे आपका मूड भी सही रहने लगता है। तो आप धूप भी लें स्पेशली। तो ये सारे उपाय करके आप डिप्रेशन जैसी बीमारी से बच सकते हैं और अपना मानसिक स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ आपका जो हृदय है वो सही तरीके से काम करेगा और आपके और जो बॉडी फंक्शन सिस्टम्स है वो भी सही तरह से काम करेंगे। तो हम थोड़ा सा इसको विराम की तरफ चलते हैं और हमारा लास्ट प्रश्न है श्लोक सर जी, आधुनिक तकनीक के अनुसार अवसाद के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, या हमारा जो आजकल के जो बच्चे हैं काफी सारे उपाय आपने बताए और उसके आधार पर भी हमारा कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, जैसे
कुछ लोग छुपा जाते हैं, तो उसके लिए हमें जैसे गूगल वगैरह की मदद सीवियर केसेस। हाँ, तो सीनियर केसेस हैं तो उनको देख सकते हैं थोड़ा सा। तो आधुनिकता के दौर में आप अवसाद को किस तरह से देखना चाहेंगे, उसको किस प्रकार से उसके आप उपाय को देखना चाहेंगे, वो थोड़ा सा आप थोड़ा सा डिटेल में रखें। क्वेश्चन कराया जैसे कि मोहित सर जी ने कहा व्यूअर्स की आधुनिक तकनीक क्या डिप्रेशन पे काम कर रही है। तो जैसे कि इंडिया में बहुत आधुनिक तकनीक आ गई है, जहां तक मैं समझता हूं एक तकनीक अभी इंडिया में तो खैर नहीं आई है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में ये तकनीक बहुत फेमस चल रही है। जब डिप्रेशन सीवियर केसेस का हो जाता है, एक तकनीक तो वर्षों पहले से चली आ रही है, हम व्यूअर्स आप लोगों ने भी देखा होगा, पिक्चरों में, मूवीज में, सीरियल्स में, नाटक में अक्सर हम ये देखा करते हैं कि आप पागल खाने में एक वो मशीन दिखाई जाती है इलेक्ट्रिक शॉक की, लोग भ्रांति में पड़ते हैं कि तो पागलों के लगाई जाती है, लेकिन वो बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। उस टेक्निक का नाम है आपका इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी, इलेक्ट्रो कंजल्विव थेरेपी भी उसे बोलते हैं। उस टेक्निक में क्या होता है, उस टेक्निक में ये होता है कि व्यक्ति को जो पर्टिकुलर डिप्रेशन से पीड़ित है और सीवियर कंडीशन में जा चुका है, गंभीर अवस्था में जा चुका है, यानी उसे आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, उस पर दवाई भी काम नहीं कर रही है, तब ये इलेक्ट्रो कंजल्विव थेरेपी उस पर काम करती है। इसमें व्यक्ति को मानसिक जो बिजली के झटके दिए जाते हैं, ये वोल्टेज इतना खतरनाक नहीं होता, थोड़ी देर के लिए उसे बिजली के झटके द्वारा ट्रीट करा जाता है। एक्चुअल में सर ये काम ऐसे करता है कि ये हमारे जो न्यूरॉन्स के सर्किट है, जैसे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के सर्किट है, जैसे तारों में सर्किट जुड़े रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से उन सर्किट में दोबारा से करंट को रीजनरेट करता है, कहीं ना कहीं उन सर्किट को जागृत करने का कार्य करता है, अगर मैं साधारण भाषा में अपना जवाब देना चाहूं तो। इसके अलावा एक और थेरेपी आ गई है जो जहां दवाई काम नहीं करती, यानी ड्रग रेसिस्टेंट डिप्रेशन अगर हो चुका है व्यक्ति को, जहां पर दवाई भी काम नहीं कर रही है, तो वहां पर कुछ हम क्या कर सकते हैं, टीएमएस दे सकते हैं। टीएमएस का मतलब है, ये और बीमारियों के लिए भी सर बहुत अच्छा है, जैसे कि एक मानसिक रोग होता है स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया में सर होता ऐसा है कि व्यक्ति को डिल्यूजन्स होने लगते हैं, साइकोटिक सिम्टम्स आने लगते हैं, कभी कभी डिप्रेशन में भी ये सिम्टम्स देखे जाते हैं। साइकोटिक सिम्टम्स में क्या होता है सर, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सामने वाले जो है वो वास्तव में है ही नहीं, लोग उसे मारना चाहते हैं, लोग उसे धमकी दे रहे हैं, आवाजें सुनाई देती है कानों में, अननेसेसरी हर चीज बड़ी बढ़ा के दिखाई दे जाती है, उसे ऐसा लगता है घर वाले मिले हुए हैं, सब लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ये डिल्यूजन्स आने लगती हैं, यानी फर्म्स एंड फॉल्स बिलीव्स, यानी आपका अगर हम कहें तो झूठे और नासमझ सोच, ऐसे विकारात्मक तथ्य मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य में व्याप्त हो जाती हैं, जो कि उसे इंपल्सिव बना देती हैं। तो इस केस में व्यक्ति जो है वो छोड़ छोड़कर भागने लगता है, कहीं भी कुछ भी कोई भी अटैक कर देता है, हमला कर देता है, कोई पत्थर ठाके मांग देता है। तो सर ये सीवियर कंडीशन है, इसे साइकोटिक डिप्रेशन बोलते हैं। इसके अलावा ये और भी बीमारियों में कॉमन है, जैसे सिजोफ्रेनिया मैंने आपको बताया, ये तो बहुत ही खतरनाक बीमारी की स्टेज है। इस कंडीशन में आप इलेक्ट्रोकंजल्विव थेरेपी दे सकते हैं। इसके अलावा टीएमएस, ट्रांस मैग्नेटिक स्टिमुलेशन, इसमें क्या होता है सर कि हम आपका मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अपने न्यूरॉन्स को जगाया जाता है, उस पर्टिकुलर एरिया को जगाया जाता है। इसमें भी ये बिल्कुल पेनलेस थेरेपी है सर, इसमें कोई व्यक्ति को पेन नहीं होता, कोई पीड़ा नहीं होती और व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। और इसका केस का जो सक्सेस रेट है वो सर 95% है, और इंडिया में भी मैं ये आशा करता हूं कि हमारे भारत देश में भी ये जल्दी ही तकनीकी टीएमएस की आ जाएगी। तो सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है सर। ये बीमारी जितनी जल्दी, और आज मैं अपने व्यूवर्स से भी ये विनम्र प्रार्थना करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी व्यूवर्स इस चीज को समझ पा रहे हैं और जिन्होंने हमारे सेशन को समझा है, वो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने लोगों में और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बीमारी बहुत घातक है, इसमें मरने तक के ख्याल आ जा सकते हैं। तो ऐसे बीमारी व्यक्ति अगर आपको दिखाई दे, डिप्रेशन से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति आपको दिखाई दे, तो अपने आसपास निकली भी आपके साइकियाट्रिस्ट को दिखाने का प्रयत्न करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्लोक सर, आपने बहुत अच्छे से डिप्रेशन को समझाया और मैं आशा करता हूँ हमारे व्यूअर्स भी बहुत अच्छे से इसको समझे होंगे और आगे
हम इसी तरह से नई नई अवेयरनेस को आगे बढ़ाएंगे। उसके लिए हमारे साथ श्लोक सर हैं और आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और जिसको हमारा सेशन अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और कमेंट्स कीजिए। आगे और की कोई अगर जो आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न को हमें कमेंट्स कीजिए ताकि हम आगे उन प्रश्नों पर चर्चा कर सकें। और इसी के लिए आपके लिए नई एक न्यूज़ ये है कि पूरे वर्ल्ड में रूस ने कैंसर वैक्सीन को बना लिया गया है जिसका नाम है स्मॉल एम आरएनए वैक्सीन। स्मॉल एम आरएनए का मतलब होता है जो मैसेंजर आरएनए है उसके द्वारा ये कैंसर को ट्रीट किया जाएगा। और ये वैक्सीन जो कैंसर का पेशेंट होगा, ऐसा नहीं कि ये सभी के लिए है, जो कैंसर का पेशेंट होगा उसी की कोशिकाओं से प्रोटीन को निकालकर उसमें स्मॉल एम आरएनए को इंजेक्ट किया जाएगा और फिर दोबारा से उसकी बॉडी में उसको इंजेक्ट करके तब ये काम करेगा। ये जो रूस ने सबसे पहला बनाया और उसका ऐसा मानना है कि वो अपने देश के लोगों को इस वैक्सीन को फ्री देगा। और अगर जो हम भारत की बात करें तो लगभग 2.83 लाख डॉलर में ये वैक्सीन आपको प्राप्त हो सकती है। लेकिन उसके लिए ये प्रॉपर ऐसा नहीं है कि जैसे कोरोना का टीका है इस तरह का, ये ऐसी वैक्सीन है जो सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए आधे घंटे में तैयार की जाएगी जिसको उस तरह की बीमारी है। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है और आप सभी के लिए भी आप चर्चा कीजिए क्योंकि कैंसर अभी तक हमारे पास लाइलाज बीमारी जैसा एक रोग था, लेकिन आज इसका इलाज अगर जो भारत नहीं विश्व में भी किसी ने अगर जो ढूंढ लिया है तो बहुत अच्छी बात है उसके लिए। जब विश्व ने ढूंढ लिया है तो और अन्य देशों में भी इसके जो पेटेंट हैं वो क्या हो जाएंगे, वितरित होंगे और इससे पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। धन्यवाद।